एक बहुत ही चमकदार लाल सेब के बारे में अगर हम सोचें, मतलब कोई भी इसे देखेगा तो यही कहेगा कि सेब का रंग लाल है ना? हाँ, बिल्कुल लाल ही दिखेगा। लेकिन क्या हो अगर विज्ञान ये साबित कर दे कि वो लाल रंग उस सेब के अंदर है ही नहीं? ये तो बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में। सही कहा। मतलब वो तो सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक बायोलॉजिकल हैलुसिनेशन या एक तरह का भ्रम है। सेब तो बस प्रकाश की कुछ खास वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमारी इंसानी आंखें उस डेटा को एक रंग में डिकोड कर रही हैं। एकदम सही। और आज की हमारी ये जो डीप डाइव है, वो इसी चौंकाने वाले सच से शुरू होती है। हाँ, और हम इसे सीधे पूरे ब्रह्मांड के नियमों पर लागू करने वाले हैं। आज हमारे पास दो बेहद दिलचस्प और एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए सोर्सेज हैं। पहला है ए अखटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। हाँ, और खटाना जो कि जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं, उनका ये फ्रेमवर्क हमें यह सिखाता है कि जो आज सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, उसमें से असली ज्ञान कैसे निकाला जाए। एग्जैक्टली। और दूसरा सोर्स एक बेहद जटिल लेकिन क्रांतिकारी दस्तावेज है। इसका नाम है द यूनिफिकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य एक डिकोडर्स माइंडसेट विकसित करना है। मतलब अगर हम इस दौर को देखें तो हम सब एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी में खड़े हैं जहां लगातार शेल्फ से हमारे ऊपर किताबें गिर रही हैं। हर तरफ से इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हाँ, हर कोई बस ज्ञान दे रहा है। बिल्कुल। तो उस मलबे में दब जाने के बजाय उसे कैसे प्रोसेस करना है, ये समझना सबसे जरूरी है। और इसी बात पर खटाना का फ्रेमवर्क एक हार्ड हैट और एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। मतलब ये उस मलबे का इस्तेमाल करके एक मजबूत इमारत खड़ी करने की तकनीक देता है हमें। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो इमारत किसी कच्ची नींव पर नहीं, बल्कि उसी मैथमेटिकल कोड पर आधारित होनी चाहिए जिसकी बात द यूनिफिकेशन प्रोटोकॉल करता है। तो ये प्रोटोकॉल स्पष्ट करता है कि वास्तविकता के जितने भी अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं, वे सब गहराई में एक ही यूनिवर्सल गणितीय संरचना का हिस्सा हैं। हाँ, और खटाना का भी यही मानना है कि जो महारत है, जो मास्टरी है, वो सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से आती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड लर्निंग असल में काम कैसे करती है? तो यही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमें द यूनिफिकेशन प्रोटोकॉल के सबसे पहले और मैं कहूंगी सबसे चौंकाने वाले सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे इल्यूजन ऑफ क्वालिटी या गुणवत्ता का भ्रम कहा गया है। वही सेब वाला उदाहरण? बिल्कुल। सेब वाले उदाहरण को ही लें तो ये प्रोटोकॉल कहता है कि जो रंग इंसान देखता है, जो गर्मी हम महसूस करते हैं या जो वजन हम उठाते हैं, वे बाहरी दुनिया के असली तथ्य नहीं हैं। अच्छा, तो वो क्या हैं? वे सिर्फ हमारे अंदर के परसेप्स हैं, इंटरनल परसेप्स। मानव शरीर और हमारी जो इंद्रियां हैं, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिल्टर है। एक बायोलॉजिकल फिल्टर। हाँ, यह फिल्टर वास्तविकता को हमारे समझने लायक रूप में तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान की आंखें और कान उस पुराने जमाने के टीवी की तरह हैं जिसके कलर्स खराब हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। हाँ, मतलब स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो असली ब्रॉडकास्ट नहीं है, बल्कि टीवी के हार्डवेयर की खराबी की वजह से डिस्टॉर्ट हो गया है। और अगर ऐसा है तो गणित वो डायग्नोस्टिक टूल है जो उस खराब स्क्रीन को बाईपास करके सीधे असली सिग्नल को पकड़ता है। एकदम सही समझे आप। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां ही हमें धोखा दे रही हैं, तो क्या हमें हर तुरंत निकाली गई समझ पर या किसी भी कंक्लूजन पर शक करना चाहिए? मतलब क्या पहली नजर में जो महसूस होता है वो हमेशा गलत होता है? इस सवाल का जवाब प्रोटोकॉल में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। इसे एम्पिरिकल सबऑर्डिनेशन कहा गया है। लैटिन भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, हाइपोथेसिस नॉन फिंगो। हाइपोथेसिस नॉन फिंगो, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि बिना डेटा के कोई कहानी मत गढ़ो। अरे वाह! हाँ, और ये एक डिकोडर का सबसे पहला उसूल है। कोई भी थियरी हमेशा ऑब्जर्वेबल फिनोमेना के यानी उस डेटा के अधीन होनी चाहिए जिसे मापा जा सके, न कि उस पर जो किसी को सिर्फ महसूस होता है। मतलब फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। बिल्कुल। इंद्रिया एक बायोलॉजिकल कमी है और उस कमी को बाईपास करने के लिए गणित को एक नई इंद्रिय की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक बार जब ये भ्रम टूट जाता है कि हमारी आंखें और कान हमें पूरा सच दिखा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि सच्चाई तक पहुंचने का असली या प्रैक्टिकल तरीका क्या है? मतलब अपने ही बायस को वापस आने से कैसे रोका जाए? तो यहीं पर जो द यूनिफिकेशन प्रोटोकॉल है
वो 4 चरणों वाला एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाता है। अगर किसी जटिल समस्या को डिकोड करना है तो सबसे पहला कदम है ऑब्जर्वेशन। हाँ, जिसे प्रोटोकॉल द प्रिज्म स्टेज कहता है। अच्छा, जैसे एक प्रिज्म सफेद रोशनी को उसके अलग अलग रंगों में तोड़ देता है, ठीक वैसे ही। एकदम सही। सीधा निष्कर्ष निकालने के बजाय पहले ये देखना होता है कि कोई घटना किन किन चीजों से मिलके बनी है। उसे अलग अलग वेरिएबल्स में तोड़ना होता है। उसको हिस्सों में बांटना। हाँ, जब वेरिएबल्स अलग हो जाते हैं तब दूसरा कदम आता है क्वांटाइजेशन या द कैलकुलस स्टेज। तो इस क्वांटाइजेशन में क्या होता है? इस चरण में उन अलग किए गए वेरिएबल्स को एक गणितीय वैल्यू दी जाती है, एक मैथमेटिकल वैल्यू। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कठोर नियम यह है कि यहाँ से क्यों वाले अटकलबाजी के सभी सवालों को पूरी तरह से हटा देना होता है। एक सेकंड रोकिए, यहाँ पर एक बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा हो जाता है। बताइए। अगर हर जगह से हम क्यों हटा दें और सिर्फ नंबर्स या गणित पर फोकस करें, तो क्या इंसान होने का सबसे बड़ा हिस्सा खत्म नहीं हो जाएगा? मतलब ब्रह्मांड के जादू को समझने की जिज्ञासा जो होती है हमारी, किसी चीज के पीछे का कारण या मकसद जानना ही तो विज्ञान की शुरुआत होती है ना? ये एक बहुत ही गहरी और स्वाभाविक उलझन है। प्रोटोकॉल भी इस हाइपोथेसिस वर्सेस फिनोमेना के तनाव को स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ सोचने का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। वो कैसे? कैसे असल में क्यों से ज्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। मतलब जब कोई क्यों पूछता है तो वो अक्सर रहस्यमयी या काल्पनिक कारणों को जन्म देता है जिन्हें कभी साबित नहीं किया जा सकता। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण को ही ले लीजिए। सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, इसके पीछे सदियों तक बहस हो सकती है। हाँ, कोई कह सकता है कि ब्रह्मांड की कोई अदृश्य इच्छा है या चीजें अपनी जगह वापस जाना चाहती हैं। सही कहा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, उसका गणितीय प्रभाव क्या है, ये एक ऐसा सच है जो हमेशा स्थिर रहता है। जब कैसे पर फोकस होता है तो एक सिस्टम के कोड का पता चलता है, और वो कोड हमेशा सच बोलता है, चाहे उसके पीछे की फिलॉसफी कुछ भी हो। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब क्यों का सवाल हमें कहानियों और अटकलों की तरफ ले जाता है, जबकि कैसे का सवाल हमें सीधे सिस्टम के सोर्स कोड तक पहुंचाता है। एकदम सही। तो जब ये कोड या थ्योरी बन जाती है तो अगला कदम क्या होता है? इसके बाद वेरिफिकेशन की बारी आती है, जिसे द टेलीस्कोप स्टेज का नाम दिया गया है। जब कोई गणितीय थ्योरी बन जाती है तो उसे नए डेटा पर टेस्ट करने के लिए मॉडल या टूल बनाना होता है। जैसे गैलीलियो ने ये सिर्फ सोचा नहीं था कि सितारे कैसे काम करते हैं, उन्होंने एक नया टूल टेलीस्कोप बनाकर उसे वेरीफाई किया। बिल्कुल। और जब वो टूल सही साबित हो जाता है तब चौथा और आखिरी चरण आता है, यूनिफिकेशन या द प्रिंसिपिया स्टेज। यूनिफिकेशन मतलब उस एक छोटे से नियम को पूरे ब्रह्मांड पर लागू करके देखना। वही इसका असली मकसद है, ये देखना कि जो गणितीय नियम एक सेब के गिरने पर लागू हो रहा है, क्या वही नियम ग्रहों के घूमने पर भी सटीक बैठता है। इस चरण में जो लोकल नतीजे होते हैं उन्हें एक यूनिवर्सल स्केल पर ले जाया जाता है। इस बात को एक और कदम आगे ले जाते हैं। एक बार जब डेटा को क्वांटिफाई कर लिया और उसे यूनिवर्सल स्केल पे वेरीफाई भी कर लिया, तो उसे सिर्फ एक ही फील्ड या डोमेन तक सीमित क्यों रखा जाए? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब खटाना का लर्न टू लर्न सिस्टम भी तो यही सिखाता है कि ज्ञान का असली मतलब उसे अप्लाई करना है, उसे अलग अलग जगहों पे टेस्ट करना है। ये बहुत ही सटीक जोड़ है, और यहीं पर इस प्रोटोकॉल का सबसे शक्तिशाली और दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, जिसे जेनूशियन सिंथेसिस कहा गया है। जेनूशियन सिंथेसिस? हाँ, ये शब्द रोमन देवता जेनस से लिया गया है। जेनस के 2 चेहरे होते थे जो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में देखते थे। ये सिद्धांत कहता है कि सबसे बड़े ब्रेक थ्रू अक्सर वहां मिलते हैं जहां बिल्कुल अलग-अलग और विपरीत लगने वाले क्षेत्र आपस में टकराते हैं। इसका मतलब है 2 एकदम अलग दुनियाओं के बीच एक गणितीय पुल ढूंढना। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे इतिहास में कीमिया यानी एल्केमी जो एक रहस्यमयी विद्या थी, और रसायन विज्ञान जो पूरी तरह से विज्ञान था, दोनों का टकराव हुआ था। ये तो वैसा ही है जैसे कोई मास्टर शेफ किसी बिल्कुल नई डिश का आविष्कार करने के लिए केमिस्ट्री लैब की किसी तकनीक का इस्तेमाल करे। ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। प्रोटोकॉल ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग डोमेन को एक ही गणितीय ढांचे के नीचे लाया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इकोनॉमिक्स को लेते हैं। अगर अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है तो प्रोटोकॉल कहता है कि फिजिक्स के नियमों की तरफ देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स में फिजिक्स कैसे?
अगर मुद्रा को यानी करेंसी को सिर्फ कागज का टुकड़ा ना मानकर एक भौतिक वस्तु मान लिया जाए, एक फिजिकल मास मान लिया जाए, तो उस पर फिजिक्स और गुरुत्वाकर्षण जैसे गणितीय नियम लागू किए जा सकते हैं। अरे वाह! इससे सिस्टम में एक ऐसी स्थिरता आएगी जो साधारण आर्थिक नीतियों से कभी नहीं आ सकती। यानी अगर कोई ये मान ले कि पैसे का भी एक मास या वजन है, तो वो एक तय गति से ही सिस्टम में फ्लो करेगा और उसे अपनी मनमर्जी से प्रिंट नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल। इसी तरह थियोलॉजी में भी रहस्यमयी भविष्यवाणियों को डीकोड करके एक गणितीय टाइमलाइन बनाई जा सकती है। हर जगह एक ही पैटर्न? हाँ, ये सिस्टमैटिक यूनिफिकेशन हर उस जगह काम करता है जहां कोई सिस्टम काम कर रहा हो। इसी को समझाने के लिए प्रोटोकॉल एक नॉलेज इक्वेशन देता है। नॉलेज इक्वेशन वो क्या है? अनफिल्टर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस मैथमेटिकल आर्किटेक्चर इज इक्वल टू सिस्टम स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टिव पावर। मतलब अगर कोई बिना अपने बायस या चश्मे के डेटा को देखे और उस पर एक ठोस गणितीय ढांचा लगा दे, तो उसे उस सिस्टम की स्थिरता और भविष्य की भविष्यवाणी करने की ताकत मिल जाती है, प्रेडिक्टिव पावर मिल जाती है। एकदम सही। लेकिन अगर भविष्यवाणी करनी है तो एक बात और माननी पड़ेगी कि वास्तविकता कोई ठहरी हुई तस्वीर तो है नहीं। दुनिया और उसके सिस्टम्स लगातार बदल रहे हैं। और यहीं पर फ्लक्सियनरी लॉजिक की भूमिका शुरू होती है। फ्लक्सियनरी लॉजिक, ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। हाँ, सुनने में भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा संबंध कैलकुलस से है। कैलकुलस का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि चीजें किस दर से बदल रही हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है। रेट ऑफ चेंज। हाँ, किसी भी सिस्टम के सिर्फ मौजूदा हालात को देखकर उसका भविष्य नहीं बताया जा सकता। इसे अगर कोई किसी बिजनेस या मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहे तो ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज उसकी सेल्स बहुत अच्छी है और ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है। हाँ, अक्सर यही देख के लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर सिर्फ मौजूदा स्थिति देखी जाए तो सब कुछ सही लगेगा, लेकिन जो फ्लक्सियनरी लॉजिक है वो ये कहेगा कि ये देखो कि ग्राहकों का कंपनी पर जो भरोसा है वो किस दर से कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो भले ही आज सेल्स अच्छी हो। हाँ, अगर सेल्स अच्छी हैं लेकिन भरोसे के कम होने की दर यानी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, तो गणितीय रूप से वो कंपनी भविष्य में डूबने वाली है। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि सिर्फ सरफेस लेवल डेटा नहीं देखना है, बल्कि उस अदृश्य शक्ति की गति को मापना है जो उस पूरे सिस्टम को चला रही है। इस अदृश्य शक्ति को प्रोटोकॉल सेंटर सीकिंग सिस्टम्स कहता है। सेंटर सीकिंग सिस्टम्स? हाँ, हर जटिल सिस्टम के अंदर एक कोर अभिकेंद्रीय बल होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे ब्रह्मांड में ग्रहों को एक साथ जोड़े रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण होता है, वैसे ही हर सिस्टम में एक प्राइमरी वेरिएबल होता है जो उस पूरे सिस्टम को बिखरने से रोकता है। जैसे किसी पब्लिक पॉलिसी या सरकार के लिए वो सेंटर सीकिंग फोर्स नागरिकों का उस सिस्टम में विश्वास हो सकता है। बिल्कुल सही। अगर वो विश्वास उस टूट गया तो चाहे कितने भी कानून बन जाए, सिस्टम बिखर ही जाएगा। तो उस बदलाव की दर और उस प्राइमरी वेरिएबल की पहचान कर लेना ही एक डिकोडर की असली जीत है। सच तो यह है कि यही असली ज्ञान है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? इस तरह की गहरी सोच, डेटा क्वांटाइजेशन और इतना बड़ा गणितीय ढांचा तैयार करने के लिए एक इंसान को किस तरह का माहौल चाहिए? मतलब ये सब आम जिंदगी के शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शंस के बीच तो नहीं हो सकता। शायद इसीलिए अक्सर बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक एकांत की तलाश करते थे। बिल्कुल। प्रोटोकॉल इस एकांत को एक बहुत ही कड़ा और स्ट्रक्चर्ड नाम देता है, प्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्रोडक्टिव आइसोलेशन? गहरे काम और बौद्धिक उत्पादन के लिए बाहरी शोर को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि कई बार संकट का समय एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, एक कैटलिस्ट की तरह। जैसे कोई लॉकडाउन या महामारी? हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आइजैक न्यूटन है। जब 1665 में लंदन में ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, तो न्यूटन को 1 साल के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ा था। अच्छा। उसी एकांत के दौरान उन्होंने कैलकुलस और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की नींव रखी थी। ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन आज की इस मॉडर्न दुनिया में मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब आज हर जगह हम देखते हैं कि टीम वर्क, नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन को ही सफलता की चाबी माना जाता है। तो क्या ये प्रोडक्टिव आइसोलेशन या दुनिया से कट जाने वाली बात लोगों को थोड़ी असामाजिक नहीं लगेगी, एंटी सोशल नहीं लगेगी? अगर हम वापस एज अ खटाना के लर्न टू लर्न मॉडल की तरफ देखें तो ये विरोधाभास सुलझ जाता है। खटाना का मॉडल समझाता है
कि सीखने और टेस्ट करने की प्रक्रिया अक्सर एकांत ही मांगती है। मतलब जानकारी तो दुनिया भर से इकट्ठी की जा सकती है। हाँ, किताबें पढ़ी जा सकती हैं, लोगों से बात की जा सकती है, लेकिन जब उस जानकारी को सिंथेसाइज करने की बारी आती है, उसके पैटर्न ढूंढने और उसे एक नए ढांचे में ढालने की बारी आती है, तो वो काम इंसान को अकेले ही करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और आइसोलेशन का मतलब खाली बैठना नहीं है। इस दौरान प्रोटोकॉल बेस्ड बुक्स यानी रफ नोटबुक्स का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। वेस्ट बुक्स? हाँ, जहाँ कोई भी अपने सबसे कच्चे और बिना फिल्टर वाले विचारों को दर्ज कर सके। और क्या इस आइसोलेशन का मतलब ये है कि अपना सारा काम दुनिया से छुपा कर ही रखा जाए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर प्रोटोकॉल सीक्रेसी वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन के तनाव को स्पष्ट करता है। तो बैलेंस कैसे बनाएं? भले ही एकांत में काम किया जाए, लेकिन जो भी खोज या विचार निकले उसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रूप में मानकीकृत करना बेहद जरूरी है। उसे स्टैंडर्डाइज करना होगा। उसे एक ऐसी भाषा या फॉर्मेट में लिखना होगा जिसे भविष्य में दूसरे लोग समझ सकें और उस पर आगे काम कर सकें। सही। और अगर मौजूदा टूल्स या तरीके वो काम न कर पाएं, तो किसी और का इंतजार करने के बजाय पहले अपना खुद का टूल इन्वेंट करना चाहिए, जैसे गैलीलियो ने किया था। तो आज के इस डीप डाइव को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो खटाना की वो बात बिल्कुल सच साबित होती है कि महारत महज जानकारी इकट्ठा करने से नहीं मिलती। महारत मिलती है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से, अपने बनाए सिस्टम्स को टेस्ट करने और लगातार अभ्यास से। और जो यूनिफिकेशन प्रोटोकॉल हमने आज डिस्कस किया, वो कोई जादू की किताब नहीं है। ये खुद का और अपनी सोच का ऑडिट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। हाँ, ये तय करने का टूल है कि क्या कोई विचार सिर्फ आर्म चेयर स्पेक्यूलेशन यानी बिना सिर पैर के अटकलों पर आधारित है, या उसके पीछे कोई ऐसा ठोस गणितीय डेटा है जो बदलाव की दर को समझकर भविष्य बता सकता है। ये एक बहुत ही मजबूत और क्लियर फ्रेमवर्क है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना लाजमी है। बिल्कुल। अगर इंसान का सेंसरी सिस्टम वाकई सिर्फ एक फिल्टर है जो वास्तविकता को एक भ्रम की तरह पेश करता है, तो इस विशाल ब्रह्मांड के ऐसे कौन से बुनियादी ढांचा या नियम हैं जिन्हें आज हम सिर्फ इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे पास उन्हें बयां करने के लिए सही गणितीय भाषा ही नहीं है? इतिहास इस बात का गवाह है कि न्यूटन के दौर में जिसे जादू या रहस्य माना जाता था, उसी के अंदर से विज्ञान के सबसे बड़े सच निकलकर सामने आए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय की ऐसी कौन सी मॉडर्न स्यूडोसाइंस या अनसुलझी धारणाएं हैं जिन्हें दुनिया बकवास मानकर इग्नोर कर रही है? हाँ, हो सकता है उसी के अंदर उन अजीब लगने वाले पैटर्न्स के पीछे अगले बड़े यूनिवर्सल लॉ के सुराग छिपे हों। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई उस डिकोडर्स माइंडसेट को पूरी तरह से जगाने का काम करता है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक ही नियम याद रखने लायक है, लगातार सीखते रहना है, खुद को टेस्ट करते रहना है और अपनी समझ को सुधारते रहना है।